स्टूडेंट्स, आज हम लोग JEE और नीट के जो सब्जेक्ट कैप्सूल जो चल रहा है उस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे एक विमीय गति, वन डायमेंशनल मोशन, या इसी को हम लोग इस टॉपिक के नाम से एक और टॉपिक के नाम से जानते हैं हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन, एक रेखीय गति। तो इसमें हम लोग आज बात करेंगे कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले थोड़ा फंडामेंटल क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि बिना फंडामेंटल के हम लोग कोई भी जो है टॉपिक को सॉल्व नहीं कर सकते। और आपको पता होगा कि मेडिकल और जो इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन है, इन एग्जामिनेशन में कंसेप्ट का ही टेस्ट होता है। आपका कंसेप्ट किसी टॉपिक पे कितना क्लियर है और कितना नहीं है, ये टॉपिक अभी लगातार चलेंगे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि लगातार जो है आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक में स्टार्ट करेंगे मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स, जिसको हिंदी में हम यांत्रिकी बोलते हैं, तो मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट। यांत्रिकी जो है फिजिक्स की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग किसी भी वस्तु का हम लोग गति के बारे में अध्ययन करते हैं। स्टैटिक्स जो होता है, स्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। हम मैकेनिक्स के अंदर, यांत्रिकी के अंदर जब किसी वस्तु की स्थिति का अध्ययन करते हैं, स्थिरावस्था का अध्ययन करते हैं, तो उसको स्टैटिक्स बोलते हैं। और काइनेमेटिक्स की बात तब होती है जब हम लोग जो है मोशन की बात करते हैं। और मोशन में अगर हम ये पता रखें कि वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं, तो ये जो है प्रॉपर काइनेमेटिक्स कहलाएगा। और काइनेमेटिक्स के भी दो पार्ट हैं, एक है डायनेमिक्स और एक है आपका प्रॉपर डायनेमिक्स है, जिसमें हम लोग कॉज ऑफ मोशन जो है उसको भी पता रखते हैं। और अब ये बात आती है कि ऑब्जेक्ट इन मोशन और रेस्ट, कौन सा पैरामीटर डिसाइड करेगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है कि मोशन में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है टाइम। टाइम के साथ अगर किसी ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस होते हैं, उसके पोजीशन में चेंज होता है, तो हम उसको बोलेंगे कि वो मोशन में है, अदरवाइज नहीं। जैसे कोई वस्तु जो है सुबह भी वहीं पर है और शाम को भी वहीं पर है, तो इसका मतलब इसमें किसी भी टाइप का मोशन नहीं हुआ, टाइम के साथ कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ। अगर टाइम के साथ कोई मूवमेंट नहीं होगा तो इसको हम लोग बिल्कुल भी मोशन में नहीं कहेंगे, इसको रेस्ट पोजिशन में कहेंगे। अब हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट्स की बात करते हैं। तो रेक्टिलिनियर मोशन की बात करेंगे। तो रेक्टिलिनियर मोशन मतलब ये है कि एक ही स्ट्रेट लाइन में जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसको रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। अब सेकंड बात करते हैं हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स हम समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि एक फुटबॉल का ग्राउंड है, उस फुटबॉल के ग्राउंड में आपके गोल पोस्ट बने हुए हैं और बॉल जो है इस पूरे ग्राउंड को कवर करता है, तो लेकिन ग्राउंड के बराबर फुटबॉल का साइज़ नहीं होता है। और दूसरा एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि A और B, दो शहरों के बीच की दूरी जो है वो 40 किलोमीटर है और एक कार इसको ट्रैवल करती है, तो कार का जो साइज़ होता है मुश्किल से 3 या 4 मीटर का होता है। तो ये इस पूरे ट्रेवल्ड पाथ के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट का जो साइज़ होता है उसके ट्रेवल्ड पाथ के कंपैरिजन में जब बहुत कम होता है, तो उसको हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और पॉइंट ऑब्जेक्ट का जो मेन कंसेप्ट है वो यहीं से स्टार्ट होता है। पॉइंट ऑब्जेक्ट हम लोग जब भी यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, कोई भी क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेगा। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का कहने का मतलब ये है कि उसका साइज़ उसके ट्रेवल्ड पाथ, तय किए गए पथ की तुलना में बहुत कम होगा, तो उसको हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अब यहाँ पे सिस्टम की बात करते हैं। तो सिस्टम एक ऐसा एक ग्रुप है जिसके ऊपर हम लोग पूरे एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे हम सिस्टम को जो है दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक है इनर्शियल, एक है नॉन इनर्शियल। इनर्शियल मतलब जिसमें न्यूटन के जितने भी लॉ हैं, जितने भी नियम हैं, वो सभी लागू होंगे, सभी फॉलो होंगे। और दूसरा जो है जिसमें न्यूटन के जितने भी लॉज हैं वो फॉलो नहीं होंगे। तो एक को हम लोग बोलते हैं इनर्शियल और एक को बोलते हैं नॉन इनर्शियल। तो इनर्शियल और नॉन इनर्शियल में ये डिफरेंस है। और ये हम लोग जैसे मान लीजिए कि प्लेटफॉर्म में खड़े हैं और एक ट्रेन मूव कर रहा है, तो प्लेटफॉर्म से ट्रेन में बैठा हुआ जो बंदा है वो मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जो ट्रेन के अंदर जो बैठा हुआ है बंदा वो अपने आप को स्टेशनरी मानेगा। अगर मान लीजिए कि वो ट्रेन में बैठे बैठे कोई बॉल ऊपर उछालता है और उसको बाहर से प्लेटफॉर्म से कोई पर्सन देखता है, तो
जो अंदर बैठा हुआ है उसके लिए तो बॉल ऊपर गई और नीचे आ गई, लेकिन जो बाहर बैठा हुआ है, जो प्लेटफॉर्म से ट्रेन को चलते हुए देख रहा है, तो उसके हिसाब से वो जो मोशन है वो ऊपर से नीचे डायरेक्टली ना आकर एक पैराबोलिक, एक परवलयाकार पथ को शो करेगी। उसका जो पाथ होगा वो डायरेक्ट स्ट्रेट नीचे नहीं आएगा, वो कुछ इस टाइप का कर्व शेप वहाँ पे दिखेगा। तो ये एक बेसिक एक कंसेप्ट है जो समझना ज़रूरी है, और इसी के हिसाब से आपके क्वेश्चंस बनने स्टार्ट होंगे। और अगर हम बात करें और बेसिक डेफिनेशंस की बात करें तो 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन और एंड 3 डायमेंशनल मोशन। हम मोशन को जो है 3 भाग में डिवाइड करते हैं, 1D, 2D और 3D, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। अगर कोई ऑब्जेक्ट, एक मान लीजिए कि एक तार है, उसमें एक कीड़े को बोला गया है कि वो यहीं चलेगा, अदरवाइज वो मरेगा, तो ये जो पथ को हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, पाथ को हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो वो है आपका 1 डायमेंशनल मोशन। हम जो पैदल चल पा रहे हैं कोई भी डायरेक्शन में, चाहे वो एक्सिस के साथ में हो या एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, तो वो जो मोशन है वो 2 डायमेंशनल मोशन है। 3 डायमेंशनल मोशन, जो जैसे बर्ड्स हैं, तो बर्ड्स जो है वो अर्थ में भी चल सकते हैं और उड़ भी सकते हैं, तो ये 3 डायमेंशनल मोशन है। तो ये तीनों में डिफरेंस जो है वो समझना ज़रूरी है। कोऑर्डिनेट्स तीनों के लिए अलग अलग हो जाएंगे, एक के लिए सिंपल एक ही कोऑर्डिनेट होगा, दूसरे के लिए 2 कोऑर्डिनेट होंगे और तीसरे के लिए 3 कोऑर्डिनेट होंगे। और कोऑर्डिनेट जो है वो एक पोजीशन में आपका खुद का इंस्टेंटेनियस जो पोजीशन है एक्सिस से वो बताता है। और कुछ डेफिनेशन की बात करें तो लेंथ की बात करेंगे, दूरी की बात करेंगे। तो लेंथ को हम लोग डिस्टेंस भी बोलेंगे यहाँ पर। तो दूरी जो है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गया और वो घूमते 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 किसी भी पोजीशन पे गया और मैं इसको टेप लगा के पूरा नाप लूँ, तो ये मेरा जो होगा वो लेंथ होगा, इसी को मैं डिस्टेंस बोलूँगा। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट मेरा जो है शॉर्टेस्ट पाथ होगा, मतलब ये आपका A है और ये B है, तो इसका सबसे शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा ये होगा, ना कि ये पूरा। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये बेसिक डिफरेंस है। इसलिए हम लोग जब बात करते हैं कि कोई भी सर्कुलर मोशन है, जैसे मान लीजिए कि इस तरीके का मोशन है, तो A से चालू होके वो वापस A में आ गया, तो आपका जो डिस्टेंस है वो तो आपका जो है इसका जो सर्कमफेरेंस है 2πr हो जाएगा, लेकिन इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस। तो इसका सीधा मतलब है कि जो डिस्टेंस होता है, दूरी जो होती है वो अदिश राशि है, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो सदिश राशि है, वेक्टर और जो आपका स्केलर है वो डिफरेंस होगा यहाँ पर। और जो डिफरेंस जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में है, वही डिफरेंस जो होगा, वही डिफरेंस आपका जो वही डिफरेंस जो है स्पीड और वेलोसिटी में होगा, वेग और चाल जो बोलते हैं हम लोग। तो ये भी डिफरेंस वही है कि आपका जो डिस्टेंस में जो चेंज होगा, वो डिस्टेंस में जो चेंज होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम जो बोलूँगा मैं, तो यहाँ पर स्पीड आ जाएगा, और वेलोसिटी बाय टाइम जब बोलूँगा तो यहाँ पर वेलोसिटी आएगा। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मैं गलत बोला कि अगर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोलूँगा तो यहाँ पे मेरे पास वेलोसिटी आ जाएगा। और ये फर्दर जो क्लासिफाइड है वो अगेन वो 4 पार्ट में है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के जो मेन जो डिफरेंस है, उसी के साथ जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड होगा, वेरिएबल स्पीड होगा, एवरेज स्पीड होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब जो है एक इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, और वेरिएबल मतलब वो इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करेगा। जैसे मान लीजिए कि आप कार चला रहे हैं और A से B तक जो है मान लीजिए 5 घंटा में कवर कर रहे हैं, और हर टाइम में आपने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो वो आपका यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता, हर जगह पे जो है अलग अलग स्पीड होती है। तो अलग अलग स्पीड होने के कारण आपका जो स्पीड है वो वेरिएबल हो जाता है, परिवर्ती चाल हो जाता है। और यहाँ पर इन सभी, जैसे मान लीजिए कि अलग, जैसे मार्केट एरिया आ गया तो आपका स्पीड कम हो गया, तो हर जगह पर आपका स्पीड वेरी किया। उन सबका जब एवरेज निकालेंगे, सभी स्पीड को जोड़कर जितने पार्ट्स हमने लिए हैं उससे अगर डिवाइड करेंगे तो हमको एवरेज स्पीड मिलेगा।
और इंस्टेंटेनियस स्पीड तात्क्षणिक बोलते हैं हिंदी में इसको। तो इंस्टेंटेनियस मतलब ये होता है कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम में, जैसे मुझे 5 घंटे लगे ए से बी तक जाने में, तो मैं बोला कि तीसरे घंटे में आपके स्पीड क्या थी, वो आपका इंस्टेंटेनियस जो है स्पीड है। हो सकता है आप 40 की स्पीड में हो सकता है आप वहाँ पे 0 की स्पीड में हो। तो ये जो है आपका इंस्टेंटेनियस जो है वो आपका स्पीड है। तो यही सेम चीज़ आपका वेलोसिटी के साथ भी होगा, यूनिफॉर्म, वेरिएबल, एवरेज और इंस्टेंटेनियस होगा। एक्सेलरेशन जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेग में परिवर्तन की दर, मतलब वेलोसिटी में जो चेंज होगा v/t जो होगा वो आपका एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन मतलब ये है कि वेग जो है, वेलोसिटी जो है टाइम के साथ कितना बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है। अगर बढ़ता है तो इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। अगर कम होगा तो इसको मंदन बोलेंगे, रिटार्डेशन बोलेंगे। तो पॉजिटिव जो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो आपका एक्सेलरेशन है, और वो अगर नेगेटिव होता है, जैसे गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, अचानक में आपने ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाने पे स्पीड क्या हो गया, टाइम के साथ कम हो गया, तो वो आपका रिटार्डेशन है। तो रिटार्डेशन का जो कंसेप्ट है वो यहीं से स्टार्ट होता है। सेम जैसे यूनिफॉर्म, वेरिएबल, एवरेज और इंस्टेंटेनियस हमने स्पीड देखे थे, तो एक्सेलरेशन भी सेम वैसा ही होगा। एक्सेलरेशन भी जो है यूनिफॉर्म, वेरिएबल, एवरेज और इंस्टेंटेनियस होगा। ये जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बेसिक से स्टार्ट होते हैं। वैसे देखा जाए तो ये कंसेप्ट 6-7 से ही स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे कन्फ्यूज़न रहते हैं, छोटे छोटे कन्फ्यूज़न रहते हैं जो टाइम के साथ क्लियर नहीं हो पाते। लेकिन ये टॉपिक अभी आपको अच्छे से क्लियर करना है, कोई भी डाउट हो तो पूछना भी है मुझसे। और यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एक इस कैप्सूल में मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगा कि यहाँ पर हम 3 ग्राफ की बात करते हैं। तो पहला हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करते हैं। तो ये मेरा एक ग्राफ है जिसमें मेरे पास एक एक्सिस पे जो है डिस्प्लेसमेंट है और दूसरे एक्सिस पे मेरा जो है टाइम है। तो डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यहाँ पर जो चेंज हो रहा है, तो इस यहाँ पर 3 अलग अलग कर्व हैं। एक तो ये स्ट्रेट जो है टाइम के साथ मूव हो रहा है, यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से है। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट, अगर मैं इसको फर्स्ट मानूँ तो फर्स्ट में ये टाइम के साथ इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्प्लेसमेंट जो है वो ट्रेवल कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ सेम है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जब बात करेंगे तो वो वेलोसिटी को बताएगा। तो वेलोसिटी यहाँ पर हर पॉइंट पे कांस्टेंट है। नेक्स्ट, अगर यहाँ पर देखिए कि वेलोसिटी जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है टाइम के साथ जो है पहले धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट किया और ये अचानक में बढ़ते जा रहा है यहाँ पे। तो ऐसे मोशन को हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन या त्वरित गति कहते हैं। और थर्ड कंडीशन में जो है वो पहले बढ़ा था फिर कम होता जा रहा है, तो ये जो है रिटार्डेड मोशन को बताता है। और यहाँ पर भी एक लाइन यहाँ पर खींचा गया है जो ये बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो कंटिन्यूस जो है सेम है, मतलब हर पॉइंट पर, जैसे मान लीजिए कि ये 10 मीटर था तो इसके बाद भी 10 मीटर है, इसके बाद भी 10 मीटर है, इसके बाद भी 10 मीटर, मतलब आपके जो टाइम जैसे जैसे बदलता गया तब भी इसका डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हुआ। अब ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि बॉडी जो है वो जो पोजीशन में था उस पोजीशन से मूव किया ही नहीं, मतलब बॉडी मूव बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो बॉडी इज़ नॉट मूविंग एट ऑल। तो ये जो आपके जो 4 पॉइंट थे वो समझना ज़रूरी है, क्योंकि इस पॉइंट्स ऐसे ही ग्राफ आपको मिलेंगे। इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, जो प्रवणता होगी, ये जो स्लोप है, इस स्लोप से ही, इस स्लोप को ही हम लोग जो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोलेंगे, जिसको वेलोसिटी बोलेंगे। इसलिए हमने हर जगह वेलोसिटी का जिक्र किया है यहाँ पे। अगर यही ग्राफ मैं वेलोसिटी और टाइम के लिए लेता हूँ तो वेलोसिटी और टाइम के लिए सेम ऐसा ही अगर ग्राफ लूँ मैं, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी अपॉन टाइम यहाँ पर कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम यहाँ कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन त्वरण कांस्टेंट है। यहाँ पर a बढ़ रहा है मतलब एक्सेलरेशन त्वरण बढ़ रहा है, यहाँ पर एक्सेलरेशन कम हो रहा है मतलब रिटार्डेशन हो रहा है। और जो एक कंडीशन मैंने बताई कि वेलोसिटी जो है सब जगह सेम है, कांस्टेंट है, तो सब जगह सेम है, मतलब 50 की स्पीड में जा रहे थे तो कंटिन्यूस 50 की स्पीड में जा रहे थे, मतलब वहाँ पे वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, नियत है, तो वेलोसिटी का जो डिफरेंशिएशन होता है, अवकलन होता है, वो आपका यहाँ पर 0 आएगा, मतलब एक्सेलरेशन जो है वो
ऑलमोस्ट ज़ीरो मिलेगा। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक एक्सप्लेनेशन हो गया। ग्राफ को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं अभी जो क्वेश्चंस भी आपको बताऊंगा, इन क्वेश्चंस में ये कंसेप्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इक्वेशन ऑफ मोशन आपका 3 इक्वेशन जो फिक्स हैं, v = u + at, s = ut + ½ at², v² इज इक्वल टू u² + 2as। यहाँ पर v जो है फाइनल वेलोसिटी है, अंतिम वेग है, u जो है इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, t जो है टाइम है, s जो है यहाँ डिस्प्लेसमेंट है। और आपके पास जो इसके अलावा तो कोई आपके बचते नहीं है। तो ये सभी जो है आपके कंप्लीट जो है सेट हैं, जिनको हम लोग बार बार डिस्कस करते हैं। इसके बाद हम लोग एक और फॉर्मूला यूज़ करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी एट 10th सेकेंड। 10th सेकेंड में कितना चला, 11th सेकेंड में या 30th सेकेंड में कितना चला, तो उसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला है st = u + a/2 2t - 1। तो ये फॉर्मूले लॉज ऑफ मोशन जो है उसमें ये बेसिक इक्वेशन है। हम उसके डेरिवेशंस पे नहीं जा रहे हैं, सिर्फ हमको ये फॉर्मूले यूज़ करना है। इसमें से जो भी अननोन वैल्यू है उसको उसमें से निकालना है हमको। अब यहाँ पर एक छोटा सा केस है कि अगर किसी बॉल को ऊपर अपन फेंकते हैं, तो ऊपर फेंकते हैं तो जी की जो वैल्यू है, आप यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो बॉल की स्पीड जो है धीरे धीरे कम होते जाती है और एक पॉइंट पे वो रुक जाती है, और रुकने के बाद वो नीचे आता है। तो वेलोसिटी टाइम के साथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो मतलब आपका जो है एक्सेलरेशन ना होकर ये क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, मंदन हो रहा है। तो इसलिए जो है ऊपर जब जाते हैं तो उस कंडीशन में आपका जो जी की वैल्यू है वो नेगेटिव मिलती है। और जब ऊपर जाके वो बॉल रुक जाती है, बॉल रुकने के बाद वो वहाँ से जब नीचे आएगी तो काफ़ी तेज़ी से नीचे आएगी। तो उस कंडीशन में जो वैल्यू है जी की वैल्यू वो बढ़ जाएगी, तो वहाँ पर आपकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव मिलेगी। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी होती है वो 0 होती है। अब यहाँ पे वर्टिकल मोशन की बात करें, जब बॉल ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो मैक्सिमम हाइट जो चलेगा वो मैक्सिमम हाइट होगा u² / 2g। और ऊपर पहुँचने में जो टाइम लगेगा, टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, वो u/g होगा। और जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। ये इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। मैं एक क्वेश्चन भी बताऊंगा इसमें, तो कि बॉल को ऊपर जाने में जितना समय लगता है उतना ही समय नीचे आने में लगेगा। और वो मैक्सिमम हाइट पर जो इसका मैक्सिमम हाइट जो होगा वो u² / 2g होगा, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचने में जो समय लगेगा u/g होगा। तो u/g ऊपर जाने में, u/g नीचे आने में, जो टोटल टाइम लगेगा ऊपर से नीचे आने में, वो दोनों को ऐड कर देंगे तो 2u/g होगा। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट क्लियर है। और यहाँ पे हम लोग 2-3 पॉइंट और अच्छे से पढ़ लीजिए। जैसे इनर्शिया जो है एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके कारण कोई भी अपने पोजीशन पे जो अपने जो भी पोजीशन है, वो रेस्ट में है या मोशन में है, तो उसको वो अपोज करेगा, उसमें चेंज को अपोज करेगा, तो उसको इनर्शिया कहते हैं हम लोग। मास F = ma जो लिखते हैं, m मास है। मास जो है अमाउंट ऑफ ऑब्जेक्ट के जो पार्टिकल हैं उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। लीनियर मोमेंटम P = mv, P = मास इंटू वेलोसिटी। फोर्स ये एक एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी ऑब्जेक्ट में कोई भी किसी भी टाइप का चेंज करने के लिए ट्राई करता है, या इसके शेप में चेंज करने के लिए, इसके डायरेक्शन में चेंज करने के लिए। तो ये सभी जो है, और इम्पल्स फोर्स इंटू डेल्टा टी मतलब टाइम। जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल जो है हम लोग जो कॉर्क बॉल होती है उसको थोड़ा पीछे खींचते हैं, जब कैच पकड़ते हैं तो उससे टाइम बढ़ जाता है, तो फोर्स का इफेक्ट जो है उसमें कम हो जाता है। एनर्जी, इसको हम लोग लॉज ऑफ मोशन में भी डिस्कस करेंगे, तो इसको अभी बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आपको मैं अभी जो एक क्वेश्चन जो मैं बता रहा था आपको, कि एक क्वेश्चन है मेरे पास कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि इक्वेशन ऑफ पोजीशन, यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स का, डिस्प्लेसमेंट का एक इक्वेशन दिया हुआ है। इस डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन पे जो है आपको यहाँ पे निकालना है कि इक्वेशन ऑफ पोजीशन विद गिवन बाय दिस एक्सेलरेशन एट टाइम t = 18 सेकेंड आपको निकालना है कि t = 18 सेकेंड पर आपका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो एक्सेलरेशन जो होगा वो इसको 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो 2 बार डिफरेंशिएशन करने के बाद में t की वैल्यू आपको पुटअप करनी पड़ेगी, इससे आपका एक्सेलरेशन निकल जाएगा। डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे
तो वेलोसिटी निकलेगा, 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका एक्सेलरेशन निकलेगा। अभी जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि अ स्टोन इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड, इट रीचेस एट मैक्सिमम हाइट ऑफ 50 मीटर। यहाँ पे 50 मीटर जो बॉल जो है वो 50 मीटर तक पहुँचता है 10 सेकेंड में। और आफ्टर व्हाट टाइम इट विल रीच द ग्राउंड द मैक्सिमम हाइट पोजीशन, मतलब यहाँ पर ये बोल रहा है कि ऊपर से नीचे आने में उसको कितना टाइम लगेगा, जब ऊपर से ऊपर जाने में उसको 10 सेकेंड लगता है। तो इसमें कोई भी फार्मूला, कोई भी आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर जाने में जितना समय लग रहा है उतना ही समय नीचे आने में लगेगा। इसका डायरेक्ट आंसर होगा 10 सेकेंड। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट कैप्सूल में अभी फ़िलहाल इतना ही कि हम लोग ये सब ग्राफ्स को और बेसिक कंसेप्ट्स को एक बार दुरुस्त कर लें, उसके बाद हम लोग बाकी सब डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप लगातार बने रहिए। मैं लगातार अभी ये नीट और JEE के और साथ साथ जो जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब आपको क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपको काम आएंगे और जो भी डाउट होगा मैं उसको फिर से वीडियो बना के भेजूँगा। आप लोग कंटिन्यूस टच में रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को लिंक शेयर कीजिए, ताकि एक अच्छा जो है प्लेटफॉर्म बने जिसमें और ज़्यादा से ज़्यादा हम डिस्कस करें और नए से नए क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।